सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 2 सितंबर के जन सत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जन सत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। तो प्रथम प्रश्न में एससीओ समिट को लेके कई बाइट्स हैं और भारत की बदलती डिप्लोमेसी और एक सकारात्मक भविष्य को लेके भी उम्मीद है एससीओ से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं आज के संपादकीय की तरफ। संपादकीय इस क्रम में है कूटनीतिक जीत फिर शिक्षा की रोशनी और मासूम मन पर आक्रामकता का असर। शिक्षा की रोशनी में समाज में लैंगिक समानता और बेहतर समाज के निर्माण के लिए लड़कियों का शिक्षित होना ज़रूरी है। एक लड़की का शिक्षित होना उसे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना तथा परिवार समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देने में सक्षम बनाता है। शिक्षा से वंचित लड़कियां ना तो अपने अधिकारों को समझ पाती हैं और ना ही उनके सामाजिक जीवन का स्तर ऊपर उठ पाता है। वह घरेलू कामकाज के दायरे में ही सिमट कर रह जाती हैं। बल्कि शिक्षा को लेकर सरकार की ओर से कई योजनाएं लागू की गई हैं, लेकिन धरातल पर उनका प्रभाव व्यापक स्तर पर नज़र नहीं आता। मगर इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ढालना भी उचित नहीं होगा। ये तो है ज़रूरत तो है कि महिलाओं को और लड़कियों को शिक्षा दे के समाज की मुख्य धारा में लाया जाए और ज़रूरत है लाया जाए। इसके लिए सामाजिक स्तर पर भी सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भारतीय गैर सरकारी संस्था एजुकेट गर्ल्स ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है, जिसके लिए उसे एशिया का नोबेल माने जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया और इस संस्थान ने करा भी है ऐसा। यह बात सच है कि आज के आधुनिक दौर में भी हमारे समाज में ऐसी रूढ़िवादी सोच पल रही है जो लड़कियों की शिक्षा को तवज्जो देने से रोकती है। खासकर ग्रामीण इलाकों में इस धारणा की बेड़ियों को तोड़कर लड़कियों को निरक्षरता के अंधेरे से बाहर निकालने और उनका शिक्षा के उजाले से साक्षरता कराने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। एजुकेट गर्ल संस्थान ने तरह के सफल प्रयासों की एक नई मिसाल पेश की है। इस संस्था ने राजस्थान से शुरुआत करते हुए देश भर में सबसे ज़रूरतमंद समुदायों की पहचान की, स्कूल ना जाने वाली लाखों लड़कियों को कक्षा में पहुंचाया और उन्हें शिक्षा एवं रोजगार पाने के लिए सक्षम बनाया। तो देखिए बात यह, अगर संस्थाएं ऐसा कार्य कर सकती है तो सरकार इतने सारे संसाधन होने के साथ में और कितना बेहतर कर सकती है, ये देखने की ज़रूरत है। अगला संपादकीय कूटनीतिक जीत। चीन के तियानजिन में संपन्न हुए शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन यानी एससीओ के घोषणा पत्र में जिस तरह साफ शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात शामिल की गई, वह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत को दर्शाता है। दरअसल आतंकवाद के मुद्दे पर भारत लगातार कुछ ताकतवर देशों से अपना पक्ष स्पष्ट करने की मांग करता रहा है, मगर कुछ देशों की ओर से प्रत्यक्ष तौर पर आतंकवाद की आलोचना तो प्रच्छन्न रूप से इस देश शह देने वालों के प्रति नरमी इस मुद्दे की जटिलता को बढ़ाता है। बात तो है कि आतंकवाद हकीकत में इस समय बहुत ही दोहरा चरित्र देख सकते हैं इसको लेके। इसलिए भारत ने हर मौके पर आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाने और एकजुटता की अपील की। तियानजिन में हुए एससीओ सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 4 दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। हमें साफ तौर पर और सर्वसम्मति से ये कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी दोहरा मापदंड स्वीकार्य नहीं है। जाहिर है अब एससीओ के घोषणा पत्र में जिस तरह सभी सदस्यों की ओर से पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा की गई, वह भारत की जनता को उजागर करती है। घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि ऐसे आतंकी हमलों के दोषियों और उनके मददगारों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। अब गौरतलब है कि पिछले एससीओ सम्मेलन में इस मुद्दे की घोषणा पत्र में शामिल करने और सहमति नहीं बनी थी, मगर अब एससीओ के सदस्य देशों ने आतंकवाद की समस्या पर भारत के पक्ष में अपनी संवेदनशीलता दिखाई और इसके खिलाफ अभियान चलाने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। मगर सवाल है कि भारत में आतंकवाद की समस्या के स्रोत के रूप में अगर पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आता और दूसरी ओर चीन इसकी अनदेखी करता है, तो इसे कैसे देखा जाएगा? यह छिपा तथ्य नहीं है कि पाकिस्तान स्थित ठिकानों से अपनी गतिविधियां संचालित करने वाले आतंकवादी संगठनों को पालने पोसने वाला कौन है। बात तो यही है कि वो पता है पाकिस्तान से ही मोटिवेशन मिल रहा है, उनको बूस्ट मिल रहा है आतंकवाद फैलाने के लिए, तो फिर कोई डाउट ही नहीं है इसमें कि कौन मोटिवेट कर रहा है आतंकवाद को। अब खुद चीन की धरती पर ही अगर एससीओ सम्मेलन के घोषणा पत्र में पहलगाम हमले आतंकवाद की निंदा की गई है, तो ये प्रक्रांता से पाकिस्तान और उसका बचाव करने वाले देशों को दिया गया एक साफ संदेश भी है। तियानजिन में हुए इस एससीओ सम्मेलन को राष्ट्रीय देशों के स्तर पर
घरेलू कूटनीतिक बैठकों में सबसे अहम आयोजनों में से एक माना जा रहा है। यह भी एससीओ की शुरुआत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और आर्थिक सहयोग को मजबूती देने के मकसद से ही हुई थी। इस लिहाज से देखा तो निश्चित रूप से सम्मेलन में शामिल देशों के 10 वर्ष के विकास की रणनीति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, आपसी संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग के मुद्दे पर भी बहुत सारी सहमति बनी है। मगर इसके घोषणा पत्र में आतंकवाद के मुद्दे को जिस रूप में शामिल किया गया, उसे पाकिस्तान के लिए झटका तो भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। अब ऐसे समिट में कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, आतंकवाद उनमें से अहम रहा है, विशेषकर भारत को संबंध में। देखते हैं इस घोषणा पत्र के बाद कैसे देश इस तरफ अपना पॉलिसीज बनाते हैं। अगला है मासूम मन पर आक्रामकता का असर। अमरपाल सिंह वर्मा साहब लिखते हैं, दुनिया में हर वर्ष करोड़ों बच्चों और किशोरों को किसी न किसी रूप में शारीरिक दंड झेलना पड़ता है। प्रायः इसे अनुशासन या सुधार का उपाय कहा दिया जाता है, लेकिन सच यह है कि इस तरह के कृत्य बच्चों के लिए दर्द, अपमान और मानसिक आघात की वजह बनते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया कि बच्चों पर आक्रामकता होने किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इससे ना तो बच्चों का व्यवहार सुधरता है, ना ही उनका जीवन बेहतर बनता है। उल्टे वह उनके व्यक्तित्व, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक विकास को गंभीर रूप में प्रभावित करता है। देखो देखिए, बच्चों का बड़ा डेलिकेट सा माइंड होता है। कभी कभी हम सुधार के नाम पे उनको डांट देते हैं या उनको साथ हम तो हार्श ट्रीटमेंट करते हैं, वो उनको बड़ा मेंटल ट्रॉमा दे सकता है। भारत में बच्चों को शारीरिक दंड देने एक बड़ी समस्या है। घर से लेकर स्कूल तक बच्चों के प्रति आक्रामक व्यवहार आम बात है। कई लोगों को ये उसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगता, मगर बड़ा सवाल यह है कि क्या सचमुच इस तरह के व्यवहार से बच्चे सुधरते हैं। विश्व संगठन की रिपोर्ट में सवाल का स्पष्ट जवाब है। इसमें कहा गया है कि दुनिया भर में 18 साल से कम उम्र के आधे से अधिक बच्चे हर वर्ष किसी न किसी रूप में शारीरिक दंड का शिकार होते हैं। मानव वैज्ञानिकों के अनुसार शारीरिक सजा को अक्सर हम केवल मारपीट तक सीमित समझते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा कई व्यापक है। बच्चों के कान खींचना, उन्हें घुटनों पर बैठना, घंटों खड़ा रखना, अपमानित करना, भूखा रखना या ऐसी कोई भी सजा जो उन्हें शारीरिक या मानसिक पीड़ा देती है, सब इसी श्रेणी में आती है। बच्चों पर हाथ उठाने का मतलब उनकी गरिमा को चोट पहुंचाना भी है। इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा गया जाएगा कि यह सब केवल घरों में ही नहीं होता, बल्कि स्कूलों और छात्रावासों में भी अनुशासन के नाम पर इस तरह के आक्रामकता का अक्सर देखने को मिलता है। बिल्कुल देखिए, ये तो बड़ा एक मेंटल ट्रॉमा है। शारीरिक दंड देने से हम ये से भूल रहे हैं कि वो बच्चे ही हैं। और तरीके भी हैं सुधार करने के। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि पिटाई बच्चों के तनाव को बढ़ा देती है, इससे मस्तिष्क की संरचना और कार्य प्रभावित होते हैं। इससे एक और अहम पहलू जाहिर होता है कि शारीरिक दंड हिंसा को समाज में सामान्य बना देता है। जिन बच्चों को बचपन में आक्रामक व्यवहार झेलना पड़ता है, वह बड़े होकर वही तरीका अपनाते हैं, यानी यह चक्र पीढ़ियों तक चलता रहता है। ऐसे बच्चे बड़े होकर जब खुद माता पिता बनते हैं तो वह भी अपने बच्चों के साथ इसी तरह के पेश आते हैं। बिल्कुल, ट्रीटमेंट एक बड़ा लाइफ तक लेसन दे जाता है। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति ने इसे उस सज़ा के रूप में परिभाषित किया है, यानी कि शारीरिक दंड को, जिसमें शारीरिक बल का प्रयोग कर बच्चों को दर्द या परेशानी पहुंचाई जाती है, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों ना हो। विश्व संगठन के अनुसार दुनिया भर में 2 से 14 वर्ष की आयु की लगभग 60% बच्चों को घर और स्कूल में नियमित रूप से शारीरिक दंड का सामना करना पड़ता है। भारत में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शारीरिक दंड के कई रूप बताए हैं। इन बच्चों को असुविधाजनक मुद्रा में खड़ा रखना, सिर पर बैग रखकर बैठना, मतलब पनिशमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट नहीं करती हैं बच्चों को लेके, क्योंकि लॉन्ग टर्म इफेक्ट दे जाती हैं। दरअसल बच्चों की मार पिटाई केवल एक घर या कक्षा की समस्या नहीं है, ये समाज के भीतर हिंसा की संस्कृति को जड़ से सींचने का काम करती है। दुनिया के 67 देशों में शारीरिक दंड पर पूरा प्रतिबंध है। भारत में भी शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के तहत स्कूलों में बच्चों को पिटाई गैर कानूनी है, मगर कानून और हकीकत के बीच का फासला बहुत बड़ा है। इसका प्रमाण स्कूल में आए दिन बच्चों से मारपीट की घटनाएं हैं। कई मामलों में तो बच्चों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। ये खबरें आती हैं कुछ ऐसी। ग्रामीण इलाकों और कस्बों में स्कूल को अब भी बच्चों को पीटना आम बात है। अफसोस है कि घरों में माता पिता भी बच्चों को मारना जरूरी मानते हैं।
देखिए पनिशमेंट के रूप में ऐसा एक ट्रेंड बन गया था, मगर अब वर्तमान समय के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। ये समझ बहुत ज़रूरी है कि बच्चों वही सीखते हैं जो देखते हैं। अगर घर और विद्यालयों में उन्हें सम्मान और प्यार मिलेगा तो वह भी ऐसा ही आचरण करेंगे। अच्छे व्यवहार पर तारीफ और प्रोत्साहन बच्चों को सकारात्मक दिशा में प्रेरित करता है। स्कूलों में नियम और सीमाएं आवश्यक हैं, पर उन्हें बच्चों को आतंकित करके नहीं बल्कि विश्वास और समझबूझ से लागू करने की ज़रूरत है। जो शिक्षक आदतन बच्चों की शारीरिक सजा देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूरी है। मासूम बच्चों से जुड़े इस संवेदनशील मामले में जिम्मेदारी को केवल माता-पिता अथवा शिक्षकों तक सीमित नहीं किया जा सकता। यह सामूहिक जिम्मेदारी है, ये एक सोसाइटी की जिम्मेदारी है, क्योंकि सही बात भी है। बिल्कुल वाजिब बात है। फिलहाल देखते हैं कैसे शिक्षण संस्थान इसे लेते हैं और कैसे हमारे शिक्षा मंत्रालय इन रिपोर्टों को, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रिपोर्ट्स को, एनालिसिस को इम्प्लीमेंट करने में एक्टिवनेस दिखाता है। क्योंकि वर्तमान समय के हिसाब से जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। तो फिलहाल इसी के साथ अच्छी रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।